सो क्या प्रमोटर्स इंडिविजुअल्स हो सकते हैं? आपने बोला इंडिविजुअल्स हो सकते हैं सर, तो अगर प्रमोटर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं तो उनको कैसे कवर करें प्रमोटर ग्रुप में? ओके, मतलब समझा। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि इन केस promoters are individuals. So अब हमारे promoters कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है बट इंडिविजुअल्स है, ठीक है। तो यहां पे सेबी बोलता है कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट in which 20% or more equity share capital so any body corporate in which 20% or more of the equity share capital is held by promoter। यहां पे promoter मतलब इंडिविजुअल और his her immediate relative or a firm or HUF in which or a firm or a HUF in which promoter, यहाँ पे promoter मतलब individual, in which promoter, that is the individual, or any one or more of their relative is member। ओके, सो ऐसा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें 20% से ज्यादा का स्टेक प्रमोटर का या उसका रिलेटिव्स का हो तो वो अपने आप में यहाँ पे कवर्ड होगा। क्लियर? फिर दूसरी बात सेबी ने बोला कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट in which a body corporate provided in clause A above holds 20% or more equity share capital। Got it? सो एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें ऊपर वाला बॉडी कॉर्पोरेट 20% ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो भी कवर होगा। ठीक है, समझाता हूं एनालिटिकली। और क्लॉज सी के हिसाब से एनी HUF or firm in which the aggregate shares of promoters, that is individual, and their relatives
okay, and their relatives is equal to or more than 20% of total capital. करेक्ट, ये उसका मतलब। एंड इसको छोड़ के ये पॉइंट बोलता है बाकी जितने भी पर्सन्स हैं जिसकी शेयर होल्डिंग, तो दैट इज ऑल पर्सन्स whose shareholding is aggregated by the issuer company under heading shareholding of promoter group. Of promoter group. ओके, सो सेबी बोलता है हमने तो जिसे डालना था डाल दिया प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में, लेकिन उसको छोड़ के अगर कंपनी किसी और को भी इंसर्ट करती है तो वो भी प्रमोटर हो गया। ओके, सो इसके हिसाब से अब प्रमोटर कौन हुआ? सो अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। ओके, चलो लेट्स सी एनालिसिस of 0.4. So issuer company or let's say Mr. R. Mr. R issuer company में holds 22% equity shares. ओके, मिस्टर आर कंपनी में 22% इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, बराबर। तो इन दैट केस मिस्टर आर इज क्लासिफाइड इन द प्रमोटर्स ग्रुप। ओके, classified in promoters group. Okay, Mr. R will be classified in the promoters group. अब एक और इंस्टेंस, लेट्स सपोज इश्यूअर कंपनी में मिस्टर आर वो 10% इक्विटी होल्ड करते हैं, होल्ड्स 10% इक्विटी शेयर्स, ठीक है। एंड उनकी वाइफ मिसेस आर वो 12% इक्विटी होल्ड करती है, होल्ड्स 12% इक्विटी शेयर्स। सो प्रोमोटर ग्रुप में किसको क्लासिफाई करूं? दोनों को, और उसका रीजन है इमीडिएट रिलेटिव। उसके डेफिनेशन में आता है। सो बोथ आर classified in promoters group okay, ठीक है। नाउ लेट अस से दिस वे, इश्यूअर कंपनी है एंड एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के 3 पार्टनर्स है, ए बी सी।
फर्म के एग्रीमेंट के हिसाब से ए का 34% दिख रहा था, बी का 33% दिख रहा था, सी का 33% दिख रहा था। और इन्होंने पार्टनरशिप फर्म्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, दैट इज होल्ड्स जॉइंटली इन फर्म नेम 22% इक्विटी कैपिटल। इन फर्म नेम 22% इक्विटी कैपिटल। अब सवाल यह है प्रमोटर ग्रुप में कौन आएगा? तो सारे पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा, जॉइंट होल्डर्स है ना, तो सारे पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ जाएगा। ओके, और जब भी आप ऐसा पार्टनरशिप फर्म का देखो, हमेशा याद रखना पार्टनरशिप डीड जरूर मांग लेना। ओके, सो ऑल अबाव आर क्लासिफाइड in promoters group। तो सारे के सारे ऊपर के promoters group में क्लासिफाई हो जाएंगे। क्लियर? एंड फोर्थली issuer company and X Limited, वो इश्यूअर कंपनी में 22% इक्विटी होल्ड करता है, होल्ड्स 22% इक्विटी शेयर्स। ठीक है? एंड मिस्टर एक्स, वो एक्स लिमिटेड में होल्ड्स 74% इक्विटी शेयर्स। ये है। सो एक्स लिमिटेड तो प्रोमोटर्स ग्रुप में आ ही जाएगा, 22% है। मिस्टर एक्स आएगा क्या? तो आपने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था फोर्थ का बी, 20% से ज्यादा इन क्लॉज ए अबाउ। सो एज अ रिजल्ट इसको भी मुझे क्लासिफाइड इन प्रमोटर्स ग्रुप करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट्स मेजर इन्वेस्टमेंट्स है। सो इन अदर वर्ड्स, promoter is a promoter। I repeat, promoter is a promoter। समझा? ये आया ना promoters में, the promoters, और ये उसका promoter है, is my promoter also, वो भी ग्रुप में आएगा। समझा? ये उसकी बात कर रहा है। एंड एक इंस्टेंस ऐसा हुआ कि इश्यूअर कंपनी है, इंश्योर कंपनी है एंड पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप डीड जब आपने देखी तो उसमें ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे। इनका 30%, इसका 35%, इसका 30% और इसका 5% होल्डिंग थी। और उसमें डीड से मालूम पड़ गया एंड none of partners are relatives। वो इमीडिएट रिलेटिव या रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते। दे आर फ्रेंड्स बट दे आर नॉट रिलेटिव्स। पार्टनरशिप फर्म ने इश्यूअर कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है, जॉइंटली होल्ड्स 22% इक्विटी शेयर्स इन फर्म्स नेम। ठीक है, तो अब प्रमोटर ग्रुप में क्या करने का? ओके, अब आया इंपॉर्टेंट पॉइंट।
वो ये बोलते हैं कि अगर कोई फर्म या एचयूएफ का एग्रीगेट शेयर होल्डिंग एंड देयर रिलेटिव्स 20% से मोर, ओके, है तो इंक्लूड करने का ही है, लेकिन 20% ऑफ, ओके, इज इक्वल टू और मोर ऑफ द 20% ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल किसका? ऑफ दैट फर्म। तो इनको इंक्लूड तो करना है, क्योंकि इनको इंक्लूड करने के लिए 20% और मोर की रिक्वायरमेंट इधर ही हो गई थी। एचयूएफ और फर्म का इन्वेस्टमेंट्स अगर 20% से ज्यादा है तो फर्म का नाम तो आएगा ही, लेकिन अगर उस फर्म में किसी भी पार्टनर की शेयर होल्डिंग 20% से ज्यादा नहीं है तो वो पार्टनर इंक्लूड नहीं होगा। समझा? यानी जब मैंने ये एग्जांपल लिया था तो सबकी शेयर होल्डिंग 20% से ज्यादा थी, इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि पार्टनरशिप डीड देखना। ज्वाइंट होल्डिंग है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री करनी है, पार्टनरशिप डीड डिमांड करना। और जब आप इधर आते हो तो डी एक ऐसा पार्टनर है जिसकी होल्डिंग 20% से ज्यादा नहीं है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो रिलेटिव भी नहीं है। अगर रिलेटिव होता तो आ जाता। तो एंड देयर रिलेटिव ऑफ द टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द इश्यूअर नहीं बोला है, ऑफ देयर टोटल कैपिटल। ओके, तो एज अ रिजल्ट यहां पर इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ओनली ए, बी एंड सी classified, okay, in promoters group, in promoters group, and D is holding less than 20%, okay, in total capital of firm, and therefore not to be included in promoters group. समझा? So since उसकी होल्डिंग कम थी, he will not be included in the promoters group. ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो एचयूएफ में अगर किसी को पार्टनर की भी होल्डिंग 5%, सॉरी 20% से कम आती है ऑफ द टोटल शेयर, तो इन दैट केस वो को पार्टनर भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंक्लूड होगा क्योंकि वो रिलेटिव होगा। देखिए, आइडियली इंक्लूड नहीं होगा पर फिर भी इंक्लूड होगा क्योंकि वो रिलेटिव हो सकता है। क्लियर? और लास्ट में इस पूरे पार्ट को समराइज करते, पूरे पार्ट को कंप्लीट करते हुए सेबी ने एक और चीज बोल दी है। सेबी ने बोला जो ऊपर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह की एनालिसिस दिखाई थी, उस एनालिसिस में एक और ट्विस्ट है। वो क्या है? प्रोविजन ऐसा है कि सेबी बोलता है कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करो या किसी भी शेड्यूल्ड बैंक की, ओके, या किसी इंश्योरेंस कंपनी की, ओके, या वेंचर कैपिटल फंड की, या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड्स की, या किसी म्यूचुअल फंड्स की बात करो, चलो, ओके, या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स की, या अदर्स एज स्पेसिफाइड। ठीक है, चलो इनकी बात करते हैं। तो इन बातों में एक बात तो क्लियर थी कि अगर ये लोग किसी भी कंपनी में शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, भले 20 से ज्यादा क्यों ना हो, ये लोग प्रमोटर्स कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो दे शैल नॉट बी डीम्ड, shall not be deemed as promoters
as promoters or promoter group okay, merely by virtue of holding 20% or more of equity capital of issuer company. ठीक है, सो उस वजह से वो प्रोमोटर कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन फिर ये एनालिसिस देने के बाद वो बोलते हैं but shall be treated as promoter group for subsidiaries or companies promoted by them or mutual funds sponsored by them. Okay, so they shall be treated as promoters of the group promoted by them, mutual funds sponsored by them. बराबर? इसका मतलब अगर इस एग्जाम्पल के हिसाब से HDFC बैंक RIL में शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो RIL का प्रमोटर हो गया, बराबर? In that case, HDFC is not promoter of RIL. ओके, उसी तरह अगर SBI बैंक अदानी का शेयर होल्डर है, बराबर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अदानी का प्रमोटर हो गया। ओके, SBI is not promoter of अदानी, बराबर। लेकिन एक बात बताओ, HDFC बैंक ने एक कंपनी बना रखी है HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड, तो उसका तो वो प्रमोटर हुआ ना। द कंपनी विच इज फॉर्म्ड बाय देम, विक्रोली में HDFC सिक्योरिटीज का पूरा ऑफिस है। ओके, 2 माले हैं उसके, विक्रोली नहीं, सॉरी, कांजूरमार्ग उतरो, ईस्ट की तरफ जाओ, बड़ी सारी बिल्डिंग है, इसमें पास में है स्टेशन से, तो 2 माले हैं और कांजूरमार्ग स्टेशन से दिखता भी है वो, रेलवे स्टेशन के पास में। सो दैट इज दे आर द प्रमोटर ऑफ सच एंटिटी। एंड सो ऑल्सो अगर मैं SBI की बात करूं, SBI बैंक, सो एक और कंपनी है जो आपको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट कुर्ला की तरफ दिखती है, उसको बोलते हैं SBI कैपिटल्स एंड सिक्योरिटीज, SBI कैप्स बोलते हैं, SBI कैपिटल एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड करके। SBI तो इस कंपनी की प्रमोटर होगी ना, दे आर प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। तो जो कंपनी वो लोग खुद बनाते हैं या स्पॉन्सर करते हैं, उनके लिए वो प्रमोटर है। बाकी उनको छोड़ के अगर किसी दूसरी कंपनी में merely 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो गया, they will not be counted as a promoter in that case. Okay, so they will not be counted as promoter in that case. किसकी subsidiaries?
हाँ, तो इसकी सब्सिडरीज की होगी तो उसके लिए भी दे विल बी काउंटेड एज प्रमोटर्स। हाँ, ये इसकी सब्सिडरी, ये इसकी सब्सिडरी, तो दे विल बी काउंटेड एज प्रमोटर फॉर दैट। क्लियर? तो अपनी सब्सिडरी और अपनी सब्सिडरीज के लिए दे विल बी काउंटेड, और अगर इनकी और भी कोई सब्सिडरीज है तो उन सब के लिए प्रमोटर्स है ये लोग। But they are not promoters of other entities where they are making investment, solely investment purpose है। ओके, जब इनका पर्पस इन्वेस्टमेंट से हटके कंट्रोल पे आ जाएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल, तब वो प्रमोटर हो जाएंगे। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए वो 3 क्राइटेरिया थे, या तो आप प्रोस्पेक्टस एनुअल रिटर्न में हो, या आप कंट्रोल एलिमेंट को सेटिस्फाई करते हो। ओके, या फिर आप लास्ट एलिमेंट दैट इज अकस्टम टू एक्ट, उसके ऊपर आ जाओ। क्लियर सबको? फाइन। सो ये पार्ट था। सो दिस अपना लेसन 8 जो है वो ओवर हुआ।